भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। कोरोना का संकट, एक कर्ज, दो भाइयों की मौत और एक पूरा परिवार तबाह, जहां यह दिल्ली की घटना है। सवाल यह है कि ना तो कोई अल्फाज इसको बयां कर सकता है और ना ही आज के इस पूरी बातचीत के सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम कोई हल्ला हो हल्ला है। बात सिर्फ इतनी है, समझदार जनता के सामने, उसी के पास जो भी भैया जी कहीं का जो तमाम सारे लोग हैं उन्हीं के सामने एक बात सिर्फ रखने की बात है कि इस संकट में, इस सबसे गंभीर संकट के समय में, मौजूदा समय में हम जहां खड़े हैं उस स्थिति का मूल्यांकन जरूर किया जाना चाहिए और इसको बार बार कहा जाना चाहिए। और वो तमाम सारी जनता, वो तमाम सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब का ये एक इशारा भर है। आज जो हम आपके सामने सबसे पहले रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो उस परिवार के तबाह होने की कहानी है कि किस तरह से एक कर्ज ने बराबर उसके ऊपर कर्जदारों ने जो दबाव बनाया, उसके बाद क्या स्थिति हुई उसकी। पहले तो ये रिपोर्ट, उसके बाद हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और आज बात करेंगे जो भी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं उन पर। धमकी कौन देता था? धमकी वाले का नाम बताओ। महेंद्र सिंह सेठी। और दूसरा उसी का आदमी है भोला। दो बेटों को गंवा चुका पिता अब कुछ बोलने की हालत में नहीं है। इनके दोनों बेटों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। भाई हाथ जोड़े इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कर्ज की वजह से सर्राफा कारोबार से जुड़े दो भाइयों ने खुदकुशी कर ली। परिवार खुदकुशी की वजह कर्ज बता रहा है। खुदकुशी करने वाले छोटे भाई अर्पित 42 साल के थे, जिन्होंने शादी नहीं की थी। बड़े भाई अंकित 47 साल के थे और उनके दो बच्चे हैं। इनकी चांदनी चौक इलाके में कृष्णा ज्वेलर्स नाम से 3 मंजिला दुकान थी। परिवार का आरोप है कि लॉकडाउन में धंधा चौपट हो चुका था। ऐसे में फाइनेंसर अपना पैसा वापस मांग रहे थे और उन्हें डरा धमका रहे थे। यहाँ पे लोग इनको तंग करा करते थे पैसे के लिए। इनको कुछ पैसा देना था लोगों का। 4 दिन पहले भी कोई लोगों ने आके फिनाइल भी पिलाया उन लोगों को कि तुम मर जाओ, सुसाइड कर लो। ये लोग माफी मांगते थे कि हम पैसा चुका देंगे 1 साल में, 2 साल में, जो भी उनका था। परिवार के मुताबिक लेनदारों का दबाव इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने बुधवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास दुकान की तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दर्दनाक घटना से सर्राफा कारोबारियों का मनोबल टूट सा गया है। कर्जदार भी परेशान करते हैं व्यापारियों से पैसा वसूलने के लिए, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और ऐसी घटनाएं सुन के डर लगता है कि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री का क्या होगा। एक तो लॉकडाउन ने सब चौपट कर दिया, ऊपर से लाखों का कर्ज न चुका पाने का दबाव। दो भाइयों का इस तरह से दुनिया से चले जाना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक हालत अच्छी नहीं होने की वजह से जान देने का जिक्र है। हालांकि सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं है, मगर परिवार वालों और पड़ोसियों के आरोप पर पुलिस कर्ज देने वालों से पूछताछ कर रही है। हम इस परिवार की बात जरूर करेंगे क्योंकि आज का मुद्दा पूरा इसी पर केंद्रित है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ ये एक परिवार नहीं है। इस वक्त देश में तमाम सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों की संख्या है जो परेशान हैं। स्थितियां उनकी इस तरह की हैं, वो जवाब दे चुकी हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे में बात कौन करे और बात करने के साथ साथ कैसे, कौन से रास्तों की तरफ चला जाए। हमारा आज का पूरा प्रोग्राम भैया जी कहीं इसी तरफ होगा कि रास्ते कौन से हैं, कहां से रास्ते निकाले जाएं। हमारे मेहमान जो हैं, मैं उनसे आपका एक बार तारुफ करा देता हूं। नरेंद्र तनेजा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनेंशियल जानकार हैं, बहुत अच्छी तरह से मार्केट को समझते हैं और तमाम स्थितियों परिस्थितियों को बिल्कुल आज यहाँ पे विवेचना करने के लिए। नरेंद्र तनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक दत्त कांग्रेस के युवा हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अजय कुमार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यहां से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ए.के. वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से, एलजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का यहां पे पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। शांतनु गुप्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं उसी परिवार की बात करना चाहूंगा। न्याय के लिए बात हो रही है, बहुत सारे लोग न्याय की बात कर रहे हैं, तमाम तरह से न्याय की बात हो रही है और ये स्थिति जो हमने दिखाई है आत्महत्या वाली, ये एक वानगी भर है। इस तरह देश में तमाम सारी घटनाएं हैं। सबसे पहले मैं नरेंद्र
तनेजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 50-60 लाख रुपए का कर्ज था। ये वो परिवार है जिसने इतना कर्ज लिया था, उसकी ये स्थिति है। और तमाम वो लोग जो इस स्थिति से बहुत दूर हैं, यानी वो परिवार जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, वहां भी स्थितियां और बदतर हैं। जी नरेंद्र तनेजा। नहीं, बहुत ही आपने जो ये रिपोर्ट दी है बहुत ही दुखद, बहुत अफसोस होता है इस तरह की जब, और आपने ये दिखाई है, हमको जानकारी है कई जगह ऐसे हुआ है। और गरीबी कारण है, व्यवसाय है, कोरोना वायरस से जो एक तरह का जो आर्थिक परेशानियां लोगों के लिए पैदा हुई हैं, छोटे लोगों के लिए पैदा हुई हैं, ये ज्वेलरी सेक्टर है या तमाम सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एसएमईज है, वो सबको पैदा हुए। आपने देखा था, आपने भी उनके इंटरव्यू तस्वीरें दिखाई थी, बहुत सारे लोग सड़कों पे थे, उनका तो दुख और भी ज्यादा था। पूरी दुनिया के अंदर जो छोटे गरीब देश हैं, अमीर देश उनके पीछे पड़े हुए हैं, कर्जा निकाला जा रहा है। चीन जैसे देश हैं, वो देशों से कर्जा हाथ मरोड़ के पैसा वापस ले रहे हैं और उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। तो कोरोना वायरस से ये तकलीफ जो है, इंसान की तकलीफ, आखिर तो हम सब इंसान है ना, उन सब की तकलीफ बहुत बड़ी है, खासतौर से उन लोगों की जो किसी तरीके से जिनका जो कैश फ्लो है वो रुक गया है या और परेशानियां। इसीलिए सरकार ने हर बैंक को इस बात की हिदायत दी है कि जहां भी इसमें आप पहले नरमी बरतें। ईएमआई के लिए हर एक को, इसीलिए सरकार ने जो है वो पैसे छूटते ही सबसे पहले कहा था ईएमआई या इस तरह की वसूली भी जो है उसके नियम बनाए थे, और कहा अगस्त के एंड तक तिथि देकर इस तक आपने इस पर कोई जोर नहीं डालना है। जहां जहां सरकार ने प्रयास हुआ इसकी कोशिश, और साथ में ये भी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी कहा है आपके एम्प्लॉयज ने जो कर्जा लिया है तो ना करें। लेकिन उसके बावजूद जैसा आप बता रहे हैं, ये तो अच्छा, इनका 3 मंजिला आपने बताया व्यवसाय, चांदनी चौक जो भारत का, दिल्ली का दिल है, वहां इस तरह की बातें हुई हैं। तो इतना जरूर है कि नीति के स्तर पर होना चाहिए, लेकिन इंसानियत के स्तर पे भी हम सबको सोचना पड़ेगा। कोरोना वायरस का ये कोई किसी राजनीतिक दल इसको ना लेके आया, ना कोई राजनीतिक दल इसको भगा सकता है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये देश की अर्थव्यवस्था पे हमला है, हम सब पे, लोगों, इंसानों पे हमला है पूरी दुनिया के अंदर। अब उससे कैसे, जब तक नहीं होगा, जब तक हम इंसानियत नहीं दिखाएंगे। मैं आप ये कहें पॉलिटिशियन, आप ये इंसानियत, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, ये ऐसे वक्त में जब देश पे हमला है, लोगों पे हमला है, धंधे पे हमला है, पेट पे हमला है, जज्बात पे हमला है, परिवार पे हमला है, हमको इंसानियत ही दिखानी पड़ेगी। कोई राजनीतिक बात इसका समाधान नहीं है। सरकार नीतियां लाए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है। जी बिल्कुल, वेरी वेरी आवश्यक है। मैं तमाम वो परिवार, बिल्कुल बिल्कुल सराफा कारोबार से जुड़े थे दोनों भाई, एक 42 साल के, एक 47 साल के। 47 साल के जो ब्रदर थे जिन्होंने आत्महत्या की, उनके 2 बच्चे हैं। अब आप पूरा अंदाजा लगाए, वो पिता जो बोल पाने की स्थिति में नहीं था और लगातार ये कह रहा था कि बस मुझे ये तो मालूम है कि कौन जो जिनसे कर्ज लिया था वो बड़े दबाव बना रहे थे। सवाल ये है कि दबाव इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था दबाव कि वो जो 50-60 लाख रुपए का जो कर्ज लिया था वो सहन नहीं करे और दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। अजय कुमार जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में सरकार है। मैं जानना चाहता हूं अब इनके लिए कौन न्याय मांगेगा और इन जैसे लोगों के लिए जो इस समय बहुत बड़ी संख्या है देश में, कौन न्याय के लिए आगे आएगा और कौन कहेगा नहीं इनके लिए न्याय होना चाहिए, इनको भी न्याय मिलना चाहिए। अजय कुमार जी। ठीक है प्रदीप जी, पहले तो समस्या तो अर्थव्यवस्था की है। अगर आप देखेंगे पूरे देश में, नरेश जी ने ठीक कहा था कि पूरे देश में जिस तरह से वर्तमान में अर्थव्यवस्था है, अगर आप 1.8 करोड़ सैलरी जो है, जो तनख्वाह पाते हैं, उन लोग की नौकरी चली गई है पिछले 4 महीने में। अब आप जो भी कदम उठाएंगे, ऋण के संबंध हो या जो कर्ज ज्यादा हो गया होगा दोनों भाइयों, इस परिवार में, लेकिन हर एक परिवार, भारत के जो है करीब 10 करोड़ परिवार का तो यही कहानी है। उसके साथ अगर आप किसान को जोड़ देंगे, क्योंकि किसान का भी समस्या उतना ही है, किसान का भी जो आत्महत्या जो रोज हो रही है, और जब तक हम अर्थव्यवस्था को पटरी पे नहीं ले आएंगे, तब तक जो भी हम लोग समाधान इस टीवी शो या कहीं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो एक बैंडेड की तरह होगा। हम लोग को जो है सोचना पड़ेगा कि हम पूरे पार्टी को, ये सिर्फ सरकार की चिंता की विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, तो मैं उनको आगे आकर कहना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना है अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी में लाने के लिए। क्योंकि हम जितने भी और जो भी चर्चाएं जो है, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक संवेदनशील मामले को जो है इस टीवी बहस में आप इस एक कार्यक्रम के रूप में जो प्रस्तुत किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अधिकांश लोग तो कुछ और कार्यक्रम चला रहे हैं,
और इस देश में सबसे बड़ी चुनौती जो है अर्थव्यवस्था जो है एकदम खत्म हो चुकी है। नौकरी, लोग बेरोजगार हैं और जो हताश जो आम जनता की जो स्थिति है, अगर आप हर जगह जाएंगे, नौयुवक को नौकरी नहीं है, आमदनी सब लोग की खत्म हो गई है, लोग खरीदना बंद कर दिए क्योंकि क्रय शक्ति खत्म हो गई है। अब हम लोग बोलेंगे कि ऋण जो है वसूलने वाले के ऊपर केस कीजिए, आप इनको जो है मुआवजा दीजिए, लेकिन आप जो है 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ लोगों को तो मुआवजा नहीं दे पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था जब तक जीडीपी जो है सर, जो अगर बात करें तो 11 करोड़ नौकरियां, सर 11 करोड़ नौकरियां गई हैं, 11 करोड़ नौकरियां गई हैं। सवाल ये है कि नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां, सैलरी, ऑफकोर्स सर हम आ रहे हैं, अजय जी मैं आ रहा हूं, सैलरीज कट हो रही हैं, लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए कम से कम, मुझे मालूम है जैसे जो तनेजा जी कह रहे थे कि मुश्किल दौर है और सरकार नहीं, इसमें हमको मानवता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, लेकिन सर सल्यूशन नहीं देंगे, सल्यूशन नहीं आएगा, ऐसे गंभीर मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है, स्थितियां भयावह होती चली जाएंगी। जी अजय जी अपना सेंटेंस पूरा कर लीजिए। हाँ, तो 1.8 करोड़ तो सिर्फ सैलरी जो है, जो जैसे मध्य वर्ग के ज्यादा लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे लोग हैं, जो प्रोफेशनल जो कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, उनकी जो नौकरी चली गई है। और आपका आंकड़े सही है, 11 करोड़ लोग का, तो अगर आप असंगठित क्षेत्र को उसमें जोड़ देंगे तो वो स्थिति और भी भयावह है। और हर परिवार अगर 11 करोड़ और 2 करोड़ जोड़ दीजिएगा, 12 करोड़, और हर परिवार में 3 या 4 व्यक्ति होंगे, तो आप पूरे देश में क्या स्थिति और देश किस तरफ जा रहा है, वो सब बहुत ही चिंताजनक है। और ये चुनौती सबको जो है, सबको, सभी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार जी तनेजा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पूरा करना चाह रहे हैं। अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अजय जी मैं आ रहा हूं, अजय जी मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू। जी तनेजा जी कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। जी प्रतीक जी, जो अभी आपने जिस बात को कहा कि 11 करोड़ नौकरियां, ये आंकड़े सही नहीं है। 11 करोड़ के आंकड़े जो इंडिपेंडेंट लोग जो टेलीविजन वगैरह पर भी कहते थे, उनका भी सभी का ये कहना है कि उसमें से 10 करोड़ जो जॉब हैं, जब से अर्थव्यवस्था जो है वापस आई है, सब लॉकडाउन जो है काफी जगह वो वापस आ चुके हैं, आ गए वो, तो इसलिए ये आंकड़े पुराने, ये आपके जो 11 मुझे मालूम है, लेकिन सर वो लोग, ये वो जो है असंगठित क्षेत्र है सर, ये असंगठित क्षेत्र है सर, ये असंगठित क्षेत्र है जहां पे सैलरीज वाले हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं सर 2 करोड़ के आसपास, वो लोग तो बड़ी मुश्किल के स्थिति में है, उनको तो फिर से इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ेगा और एक प्रोसेस में फिर से गुजरना पड़ेगा। नहीं तनेजा जी। प्रतीक जी देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा चुनौतियां हैं, और चाहे वो हमारी सरकार हो या अजय कुमार जी की दिल्ली सरकार है, वो भी पूरा उन्होंने पोर्टल खोल रखा है, सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे जॉब वापस आए एम्प्लॉयमेंट के लिए सब। तो इकोनॉमी को पटरी पे पूरी तरीके से सरकार 24 घंटे काम कर रही है, और मैं किसी राज्य सरकार की बुराई नहीं कर रहा, किसी भी राजनीति, सब प्रयास कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो वापस पटरी पे आए। और काफी जो इंडिकेशन है, जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, डीजल खर्च हो रहा है, बिजली खर्च हो रही है, लगभग 87% इकोनॉमी वापस आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल मिलाकर के सारी चीजें वैसी हो रही हैं जो कोविड से पहले था। लेकिन चुनौतियां भी हैं, खासतौर से उन लोगों की जिनकी नौकरी चली गई थी और पूरी तरीके से उनका भी एम्प्लॉयमेंट वापस नहीं आया। लेकिन ये 1.5-2 महीने की बात है, ये सब कुछ वापस आया अर्थव्यवस्था का जहां था। लेकिन सबसे बड़ी प्रतीक चुनौती वही है कि जो कोरोना वायरस की मार है, चाहे वो व्यक्ति पे हो या अर्थव्यवस्था पे, उसमें कभी दुर्भाग्य से नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से हुआ था वो हमला बरकरार है। तो चुनौती इसलिए वो बरकरार है। एक आखिरी लाइन में कहूंगा कि यहाँ आवश्यक, अनुराग मैं आ रहा हूँ आपके पास, अनुराग मैं अनुराग आ रहा हूँ, लेकिन अनुराग आपके आने से पहले मैं अनुराग बिल्कुल अनुराग मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं आपके आने से पहले मैं उस पिता की बाइट को एक बार फिर दिखाना चाहता हूं, और बराए मेहरबानी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, क्या आप उसके लिए कहेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं पिता की बाइट एक बार फिर दिखाना चाहता हूं, वो लड़खड़ाती आवाज और टूटता भरोसा, वो इसमें देखना चाहिए। जी पिता की बाइट देखना चाहिए। फिर मैं धमकी कौन देता था? धमकी वाले का नाम बताओ। महेंद्र सिंह सेठी। और दूसरा उसी का आदमी है भोला। धमकी कौन देता था? धमकी वाले का नाम बताओ। महेंद्र सिंह सेठी। और दूसरा उसी का आदमी है भोला।
ये पिता हैं जो लड़खड़ाती आवाज से ये कह रहे हैं कि साहब वो जो जिनसे कर्ज लिया था उनका दबाव इतना ज्यादा है कि वो बेटे सह नहीं सके, और 3 मंजिला उनका शोरूम जिसमें उन्होंने जाके ऊपर अब आत्महत्या कर ली, एक 42 साल का, एक 47 साल का। ये कोई डिबेट का इशू नहीं है, ना इस पे कोई डिबेट होनी चाहिए, ना कोई डिबेट हो सकती है। सवाल ये है कि हम जहां पे खड़े हैं उन स्थितियों का मूल्यांकन कैसे करें और कैसी स्थितियां बेहतर करें। कम से कम जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का, कॉन्फिडेंस है जो मार्केट में, उसको तो लौटाने के लिए तमाम प्रयास हो सकते हैं, या तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो वैक्सीन नहीं आ जाएगी, तब तक इंतजार करें, या कॉन्फिडेंस लौटाने के लिए वो मेजर्स जरूरी हैं, या बात कहीं ना कहीं कोई सीरियसली टॉक जो है शुरू होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया। देखिए, अभी मैं तनेजा जी को सुन रहा था, क्योंकि तनेजा जी इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, कोरोना काल है, हम सबको इंसानियत अपनानी चाहिए, बिल्कुल अपनानी चाहिए, इसका पक्षधर तो मैं हमेशा से हूँ। लेकिन अनुराग आज आपसे हम बेहतर अनुराग की अपेक्षा करेंगे, बेहतर अनुराग की अपेक्षा करेंगे, इसीलिए मैंने आज बुलाया। बहुत अंदर से बहुत दुखी होके, बहुत अंदर से दुखी होके बहस, मैंने कहा आज कोई बहस नहीं है, मैं अंदर से दुखी हूं, इसलिए मैंने आज आपसे बात कही है। मैं हिंदुस्तान की आवाज हूं, हिंदुस्तान की बात करता हूं, बिना डरे करता हूं, डंकी की चोट पे करता हूं, किसी से डरता नहीं हूं। मैं लगातार ये कहता आ रहा था कि पूरे देश के अंदर में बेरोजगारी के नाम पे मुझे बदनाम कर दिया गया। प्रतीक जी आप भी जानते हैं, जब भी मैं बात करता था हमेशा बेरोजगारी की बात करता था, तो सब यही कहते थे भदौरिया जब भी आएगा बेरोजगारी की बात करेगा, लेकिन बीजेपी को तो जाति धर्म की बात मजा आता है। मैं कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे कोरोना काल, इनसे शायद ये भूल गए हैं कि जब हमारा मई 2019 चल रहा था, तभी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 7.11 हो गई थी, वो हमारे 45 साल में सबसे ज्यादा थी। आप जब से सरकार में आए तब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कहां पे, आप बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, टीवी डिबेट में आप भी बैठे तनेजा जी, मैं भी बैठा हूं। आप जब से 2014 से सरकार में आए, आपने कम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लगातार आत्महत्याएं बढ़ी हैं। ये दिल्ली की आत्महत्या है, यहाँ बाराबंकी में आत्महत्या हुई, बनारस में आत्महत्या हुई, यहाँ रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, और परिवार एक साथ आत्महत्या कर रहा है। बच्चे को, आपको एक घटना बता दूं, बनारस के एक माँ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को गोली दे दी, उनको गोली दे दी नींद की, कि हमारे मरने के पहले ये सो जाएं। उसके पहले वो दोनों माँ बाप झूल गए, बच्चे भी मौत के मुंह में चले गए। पूरा का पूरा परिवार इस तरह से साफ हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी जगती है? क्या इस पे बातें होती है, डिबेट होती है? आप बताइए, कभी होती हो तो यही तनेजा जी बैठ के यहाँ पे चिल्लाते हैं, हमेशा जाति धर्म की राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं। इंसानियत कहाँ है कहाँ इंसानियत? लगातार 6 सालों से इंसान की बात कहाँ हो रही है? इंसान तो सुसाइड कर रहा है, चाहे किसान सुसाइड कर रहा हो, कोई चिंता नहीं होती, कोई बहस नहीं होती। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया पता आपको? 40 साल के नीचे के लोग 52% अनएम्प्लॉयड है, और 40 साल के ऊपर अगर चले जाएंगे तो 48% है। बताइए हमारा यूथ कर क्या रहा है? चले जाइए, कैमरा लेके गली गली गांव गांव घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इन्होंने डाटा देना बंद कर दिया, सरकार ने डाटा देना बंद कर दिया। सोचो, इतनी बेरहम सरकार है ये, डाटा नहीं देना चाहती, जनता जान ना पाए। यहाँ बेरोजगारी का आलम है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है जहाँ आदमी भूख से मौत को गले लगा ले, या पैसे की तंगी से मौत को गले लगा ले? और हमारे यहाँ बात क्या हो रही है? टीवी खोल के देख लीजिए आप, क्या डिबेट चल रही है लगातार। मन इंसानियत की बात हो कब रही है? इसीलिए मैं बहुत दर्द से बोल रहा हूँ, अंदर के दर्द से बोल रहा हूँ। हमने बाराबंकी में पूरे परिवार को मरते हुए देखा है, सिर्फ इसी वजह से कि हम आर्थिक तंगी से लोग मौत को गले लगा रहे हैं। हिंदुस्तान का संस्कार ऐसा कभी नहीं था, हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी कभी नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में सिर्फ और सिर्फ चलती है, नफरत की राजनीति चलती है, या नफरत की। तनेजा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। डेवलपमेंट की बात कब होती है? अभिषेक की बात को मैं चैलेंज करके तनेजा जी में आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। प्रतीक जी, तनेजा जी में आ रहा हूँ। अभिषेक कांग्रेस के प्रवक्ता। 1000 डिबेट होगी, सुन ले प्रतीक जी, 1000 डिबेट अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी तो 999 उसमें से जाति धर्म की डिबेट हो रही होगी। कब हुई है यहाँ बेरोजगारी पे डिबेट? कब हुई है यहाँ? अरे अनुराग भदौरिया जी, तनेजा जी कहाँ पे? तनेजा जी नहीं, ना बीजेपी। अनुराग जी, ना तो तनेजा जी जिम्मेदार हैं, ना बीजेपी, ना समाजवादी, ना कांग्रेस। और जिस जगह जिस स्क्रीन पे हम मौजूद हैं, जिस स्क्रीन पे मौजूद है टेलीविजन, वो जिम्मेदार नहीं है। हमने डिबेट कितनी करी? अरे आप ये सवाल हमसे भी तो पूछिए, ये सवाल आप हमसे भी तो पूछिए। अनुराग भदौरिया, ये सवाल हमसे भी तो पूछिए आप कि मैंने कितनी डिबेट कर ली, मैंने कितनी डिबेट कर ली अनुराग?
अनुराग देखिए, ब्लेम करना बहुत आसान है। अनुराग, ब्लेम करना मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, लेकिन ये बताइए मैंने कितनी डिबेट की, मैंने कितनी डिबेट करी? कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त, स्थितियां यहां तक, अभिषेक दत्त, now Anurag, now you listen, Anurag, now you listen, now Anurag, you listen, you have to listen, Anurag, this is not the way, अनुराग बहुत संवेदनशील इशू है, अनुराग बहुत संवेदनशील इशू है, अनुराग नहीं, अनुराग दिस इज नॉट द वे, अनुराग बहुत संवेदनशील इशू है। अभिषेक को बोलने दीजिए, अभिषेक को बोलने दीजिए। प्रदीप जी, पहले मैं अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि औरों को बोलने का मौका भी दे। 5 सेकंड जनता की बात कर रहा हूँ, 5 सेकंड दे दीजिए। अभिषेक, हाथ जोड़ रहा हूँ, अभिषेक को बोलने दीजिए। अभिषेक बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। 5 सेकंड से अगर 6 सेकंड हो गए मेरी आवाज। अनुराग कैसी बात कर रहे हैं? किसी नहीं, 5 सेकंड दे दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, 5 सेकंड जनता की आवाज बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मूडीज की रेटिंग आई थी, क्रेडिट रेटिंग आई थी, तब उन्होंने बोला था BAA माइनस में हमें रेटिंग दी थी, BAA माइनस, मतलब अगर उससे एक पायदान हम नीचे चले जाते तो हम, मेरा देश जंग में होता। क्या जवाब देंगे तनेजा जी? तब तो कोरोना काल नहीं आया था, कोरोना तो आपने 24 मार्च को डिक्लेयर किया है लॉकडाउन। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 सेकंड हो गए। अनुराग आपकी बात सुनी मैंने, अनुराग मैंने बात सुनी, अनुराग अगर आप सोचिए, उनके घर में तो टेलीविजन नहीं चल रहा होगा, अनुराग उनके घर में टेलीविजन नहीं चल रहा होगा, लेकिन चांदनी चौक में कई जगह ये टेलीविजन चल रहा होगा, तमाम उन परिवारों में टेलीविजन चल रहा होगा जहां ये बहस देखी जा रही होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या न्याय करेंगे, ये क्या रास्ता सुझाएंगे हमें, जब खुद ही बात नहीं सुनने को तैयार है, बहस कर रहे हैं ऐसी, तो ये क्या रास्ता सुझाएंगे हमें? नाउ अभिषेक, नाउ यू कंप्लीट, मैं आ रहा हूं अभिषेक दत्त। प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि संकट आप ही के लॉकडाउन के द्वारा आया था, इसका हल भी आपको निकालना है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देखें, मॉनिटोरियम को देख के, उन्होंने 2 बातें सरकार से पूछी, क्या ब्याज पर ब्याज लगाना सही है? दूसरी बात उन्होंने पूछी कि लॉकडाउन के पीरियड में ब्याज लगाना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आरबीआई का कब्जा मत लीजिए, आप बताइए आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अभी तनेजा जी ने बात करी डिबेट के अंदर कि 1 महीने में ये ठीक हो जाएगा। क्या तनेजा जी बीजेपी की स्टेटमेंट दे रहे कि 1 महीने के अंदर हमारी देश की इकोनॉमी सही हो जाएगी? आज आपने जो डिबेट का टॉपिक लिया है, मैं आपकी टीवी चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज देश ये जानना चाहता है कि 6 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड खत्म होने जा रहा है। पिछले 6 महीने में देश में किसी की आमदनी नहीं हुई। 35% MSME देश में खत्म हो चुकी है। 37% जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो आउट ऑफ काम है इस समय पे, और जिस तरीके से लोगों के ऊपर प्रेशर माइंड में बढ़ रहा है, ये उसी का नतीजा है कि 2 युवा लोगों ने अपनी मौत, अपने आप को सुसाइड कमिट करा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ये 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे थे, क्या वो 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी आम आदमी की मदद तक पहुंचा है? अगर इनके पैकेज इन लोगों तक पहुंचते तो शायद आज ये लोग सुसाइड कमिट नहीं करते। और दुख की बात क्या है, कोरोना काल में मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोरोना काल में लोगों की मदद करने की बजाय 4 नए टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स, प्रॉपर्टी पे टैक्स, सेल परचेज पे टैक्स, ये आज भी लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं। इस समय सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार को लोगों को कैसे रेस्क्यू करना चाहिए उस पर सोचना चाहिए, ना कि लोगों को आज किसी को होप देंगे। कोई भी कारोबारी बिजनेस में लोन लेने से नहीं घबरा था, परंतु आज 6 महीने मैं अभिषेक आपके पास आ रहा हूं, ऑफकोर्स अभिषेक। शांतनु आपका एक रिमार्क लेना चाहूंगा। अभिषेक ने बात कही कि शांतनु उसके बाद मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। शांतनु गुप्ता आपका इनकमिंग सर, जस्ट गिव मी शांतनु गुप्ता। देखिए, पूरे विश्व में ये महामारी फैली है, और जो पैरामीटर्स हमने बताए वो पूरे विश्व के लिए हैं। हम लोगों ने अपने जीवन काल में ना ऐसा देखा था, ना शायद भगवान की दया से दोबारा ना देखना पड़े। उसमें अब जैसा तनेजा जी का इकोनॉमी के पैरामीटर रिकवर कर रहे हैं, आपको पैरामीटर्स पे जाना पड़ेगा। लेबर इंडेक्स में एंगेजमेंट बढ़ रही है, पावर का कंजम्पशन बढ़ रहा है। पावर का कंजम्पशन कब बढ़ता है? जब इंडस्ट्री आती है। आपको फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। अब अगर लॉकडाउन है, देखिए अब हमारे पास, जैसे इंग्लिश में कहावत होती है, डेविल एंड डीप सी। यहाँ पे एक जगह इकोनॉमी खतरे में है, आप अगर इकोनॉमिक वर्कफोर्स को एकदम से ले आएंगे तो बीमारी हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे। तो इतना आसान नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम पॉइंट आउट करना सबसे आसान काम है।
मैं बैठूं 10 प्रॉब्लम पढ़ दूं। In India, finding a problem is not doesn't need a genius. Finding a solution needs a genius. और इस समय राजनीति कर रहे हैं, आपने कर दिया, हमें सबको पता है सपा की सरकार उत्तर प्रदेश केवल लूटपूर्ण और गुंडागर्दी की सरकार। तो इस समय कम से कम राजनीति छोड़ दीजिए और देखिए कि किस तरह से बोलने को दीजिए अनुराग जी। मैंने कुछ बोला आपके बीच में इतनी देर से, 2017 का बता दीजिए, 2016 का नहीं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र की तरफ से बोल रहा हूँ कि 2016 का बता दीजिए, 2017 का बता दीजिए, 2019 का बता दीजिए, आपने क्या इन्फॉर्मेट किया था, आप बता दीजिए देश के उत्तर प्रदेश आप लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। छोड़ दीजिए, आपको माइनस कर दीजिए, 19, 18, 17, 16 बता दीजिए, कैसे आपने उत्तर प्रदेश बर्बाद करके छोड़ दिया है, जो पूरे देश की इकोनॉमी का इंजन बन सकता है, बन रहा है। अनुराग जी, अब जो चाइनीज बंद हो रही है वो नोएडा में तैयार है। अनुराग जी, डिबेट का आजकल एक ट्रेंड है, डिबेट में एक ट्रेंड है आजकल बहुत ज्यादा चलता है कि आप इतना हल्ला मचाइए कि सब कुछ गड्ढ हो जाए, ना तो कोई समझ पाए, ना कोई सुन पाए, और ना ही कोई अनुराग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, अनुराग मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक जनरल बात कह रहा हूं, मैं जनरल, ऑफकोर्स मैं तो हाथ जोड़ के अनुराग मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि डिबेट का एक ट्रेंड बनता जा रहा है, इतना हल्ला मचाओ कि गड़बड़ हो जाए सब कुछ, कोई चीज डिराइव ही ना हो पाए, कहीं कोई चीज रेफरेंस ही ना निकले। ए के वाजपेयी जी, मैं माफी चाहता हूं, ए के वाजपेयी जी, एक छोटा सा रिमार्क ले लूं आपसे, उसके बाद ब्रेक पे जाना चाहता हूं। ए के वाजपेयी, छोटा सा रिमार्क फिर मैं जाना चाहता हूं ब्रेक पे। ए के वाजपेयी, देखिए ये बहुत दुखद है कि 47 साल के और दूसरे 42 साल के व्यापारी ने हत्या की है, ये सबसे दुखद है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक पक्ष है, पूरा भारत कहीं डूब नहीं गया है, संकट काल है, परिस्थितियाँ हाथों से बाहर हैं, और उसमें भी ये सरकार ने दूसरे दिन से गरीबों का ध्यान रखा, इंडस्ट्री के लिए पैकेज लेके आई, व्यापारियों के लिए लेके आई। मतलब ये न करिए ना कि सरकार बिल्कुल आंखें मूंद ली है और सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है, इस तरीके का नहीं है। अभी हाल में सर्वे आया है, 131 देशों का सर्वे हुआ है और उसमें 50 देशों की लिस्ट बनी है जिनकी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है अच्छी गति से, और हमारा नंबर उसमें 17 है। 13-14 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर गई थी, आपको भी मालूम है, उसमें से 8-9 करोड़ आ गई है। देखिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए हमने 10,000 रुपए की व्यवस्था की, हमने खाने की व्यवस्था की, हमने रहने की व्यवस्था की, हमने सिलेंडर की व्यवस्था की, हमने कैश भी डाला। देखिए, ऐसे न करिए, जो चीज घटना हुई है वो दुखद है, उसको हम कहते हैं, लेकिन सरकार का हमको पक्ष तो रखने दीजिए कि सरकार ने क्या क्या किया है। ये सेंसिटिव सरकार है, ये खाली विरोध के लिए विरोध करने लगे लोग, तो इस तरीके से नहीं चलता है। यही सवाल है सबसे बड़ा। देखिए वाजपेयी जी, यही सवाल है, अगर तनेजा जी कह रहे हैं कि हमने बैंक से कहा है कि कहीं कोई कठोर स्टेप ना हो, हालांकि बैंक से नहीं था, कहीं प्राइवेट बैंक से लोन होगा, लेकिन सवाल इतना है कि ये तंत्र इतना कठोर कैसे होता जा रहा है। जब दो लोग मजबूर हो जाए और ठीक ठाक 50-60 लाख रुपए का लोन वाले लोग हैं, ये उनकी बात थी, लेकिन मैं अभी नीचे वाला आया ही नहीं हूं स्थिति पे, जहां पे क्या स्थिति होगी। मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि स्थितियां कहां पर और कैसे हैं। कुछ चीजें हम डिराइव कर सकते हैं, कुछ चीजें निकाल सकते हैं, या हम बैठे रहे तब तक जब हमें लगेगा कि नहीं हम टीका या दवाई हम आ जाएगी तब कोरोना की, तब हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट सिचुएशन है। नरेंद्र तनेजा जी, मैं आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। कोरोना का संकट, एक कर्ज, 2 भाइयों की आत्महत्या और परिवार तबाह। तो जो छोटे बच्चे, 47 साल के जो ब्रदर थे, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। सवाल यह है कि परिवार अब तबाह है, पिता न्याय मांग रहा था, और यही सवाल है आज जो भैया जी कहीं में लेकर आए हैं, और तमाम आर्थिक पहलुओं से जुड़े हुए। और यह घटना सिर्फ ऐसी है जिसका इधर एक इशारा है। इस समय देश में तमाम सारी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां जिससे संकट से सारे लोग गुजर रहे हैं। नौकरियां को लेकर सवाल है, छटनियों को लेकर सवाल है, तमाम ऐसी स्थितियां, परिस्थितियों जिनके ऊपर आज हम बहस भैया जी कहीं में कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह कि चांदनी चौक में 2 भाइयों ने जिन्होंने आत्महत्या की, उनके लिए न्याय की बात कौन करेगा और न्याय की बात कौन उठाएगा। सबसे पहले ये पैकेज, हम फिर लौटते हैं। धमकी कौन देता था? धमकी वाले का नाम बताओ।
महेंद्र सिंह सेठी। और दूसरा उसी का आदमी है भोला। दो बेटों को गंवा चुका पिता अब कुछ बोलने की हालत में नहीं है। इनके दोनों बेटों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। भाई हाथ जोड़े इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कर्ज की वजह से सर्राफा कारोबार से जुड़े दो भाइयों ने खुदकुशी कर ली। परिवार खुदकुशी की वजह कर्ज बता रहा है। खुदकुशी करने वाले छोटे भाई अर्पित 42 साल के थे, जिन्होंने शादी नहीं की थी। बड़े भाई अंकित 47 साल के थे और उनके 2 बच्चे हैं। इनकी चांदनी चौक इलाके में कृष्णा ज्वेलर्स नाम से 3 मंजिला दुकान थी। परिवार का आरोप है कि लॉकडाउन में धंधा चौपट हो चुका था। ऐसे में फाइनेंसर अपना पैसा वापस मांग रहे थे और उन्हें डरा धमका रहे थे। यहाँ पे लोग इनको तंग करा करते थे पैसे के लिए। इनको कुछ पैसा देना था लोगों का। 4 दिन पहले भी कोई लोगों ने आके फिनाइल भी पिलाया उन लोगों को कि तुम मर जाओ, सुसाइड कर लो। ये लोग माफी मांगते थे कि हम पैसा चुका देंगे 1 साल में, 2 साल में, जो भी उनका। परिवार के मुताबिक लेनदारों का दबाव इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने बुधवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास दुकान की 3री मंजिल पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दर्दनाक घटना से सर्राफा कारोबारियों का मनोबल टूट सा गया है। कर्जदार भी परेशान करते हैं व्यापारियों से पैसा वसूलने के लिए, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और ऐसी घटनाएं सुन के डर लगता है कि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री का क्या होगा। एक तो लॉकडाउन ने सब चौपट कर दिया, ऊपर से लाखों का कर्ज न चुका पाने का दबाव। 2 भाइयों का इस तरह से दुनिया से चले जाना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक हालत अच्छी नहीं होने की वजह से जान देने का जिक्र है। हालांकि सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं है, मगर परिवार वालों और पड़ोसियों के आरोप पर पुलिस कर्ज देने वालों से पूछताछ कर रही है। जब पैकेज देख रहे थे उसमें एक सज्जन कह रहे थे कि बात दरअसल ये है कि ऐसी ही घटनाओं को देखकर डर लगता है। निश्चित तौर से डर लगता है और ये डरने वाली बात भी है, लेकिन कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे स्थितियों से सामना किया जाए और कैसे ये बातचीत से कोई तमाम सारे जो रास्ते जिन पर तमाम पहलुओं पर बात होनी चाहिए उनसे कैसे गुजरा जाए, यही बात है। जो पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ एक बार फिर मुखातिब होता हूं। तनेजा जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, मैं उनकी तरफ आना था। बीजेपी के प्रवक्ता ऑफकोर्स मैं आम आदमी पार्टी के अजय कुमार जी, मैं आता हूं आपके पास। नरेंद्र तनेजा कुछ बोलना चाहते हैं ऑफकोर्स। अजय मैं इसके बाद आता हूं आपके पास। अजय मैं आता हूं आपके पास जी। नरेंद्र तनेजा ऑफकोर्स, अभिषेक उसके बाद आपके पास। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत गंभीर चर्चा का विषय है प्रतीक जी, और मेरे में चीखने चिल्लाने की काबिलियत नहीं है, तो आपने मुझे समय देना पड़ेगा। अनुराग जी को मैंने सुना, 10 मिनट का उनका मोनोलॉग था। उन्होंने कोरोना वायरस का कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस, और मैंने ये नहीं कहा कि 1 महीने में खत्म हो जाए। कोरोना वायरस का जो हड़कंप है, जो इसका प्रहार है, जो इसने देश पे हमला बोला है, कब खत्म होगा विश्व में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो कोई इस पर डेडलाइन देकर के बात नहीं कर सकता। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जो अर्थव्यवस्था, जो पूरी रिकवरी है, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 6-7 सप्ताह के अंदर उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरीके की बात चल रही है, लेकिन कोरोना वायरस के बावजूद इस जो प्रयास सरकार ने करे उसका नतीजा है, और हमारा डेटा नहीं है, नौकरी.com का डेटा है कि जून के मुकाबले जुलाई में सिर्फ नौकरियों में 5% की बढ़ोतरी है। ये इंडिपेंडेंट डेटा सरकार के नहीं है। फॉरेन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए, चीखना चिल्लाना इजी होता है, मैं सॉलिड बात करता हूं, मैं चीखना चिल्लाना में कर नहीं पाता, मैं काबिलियत नहीं मेरे। लेकिन FDI देश के अंदर अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हार्ड करेंसी रिजर्व रिकॉर्ड बढ़ोतरी देश के अंदर हुई है। देश के बाजार के अंदर रिकॉर्ड बढ़ोतरी। क्या ये सारे वो लोग हैं जिनको अर्थशास्त्र नहीं आता और सिर्फ राजनीतिक लोगों को आता है, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश से आते हैं? मैं भी हालांकि यूपी का ही रहने वाला हूं। प्रश्न ये होता है आप, और दूसरा ये कहा गया सरकार ने कुछ किया 6 साल के अंदर। आप तो प्रतीक पूरे देश में भ्रमण करते हैं, 6 साल के अंदर जो वो 67% लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, किसने खोल दिए? 8 करोड़ लोगों के घर के अंदर वो चूल्हे में उनकी माताएं बहनें जो है वो मर जाती थी, दम तोड़ देती थी, वहां LPG सिलेंडर किसने पहुंचा दिया? किसने पहुंचाया? गांव हर गांव में बिजली किसने पहुंचाई है? लेकिन इसी का नतीजा है कि जब पिछले साल चुनाव हुए, भारत की जनता ने, उन्होंने अनुराग भदौरिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने क्या कहा? 303 सीटें देकर के कहा आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन
अभी जो कोरोना वायरस का हमला है, ये चुनौती हर भारतीय पे है, अर्थव्यवस्था पे है। इसलिए मेरा ये मानना है, राजनीतिक आप क्रिटिसिज्म जरूर करिए, आपका काम है, विपक्ष का धर्म है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप कुछ कहने से पहले आप ये जरूर देखिए कि आज की स्थिति क्या है, क्या क्या और काम किया जा सकता है, कहाँ हमारी कमी रह गई है, उसके बारे में सुझाव जरूर दीजिए, बजाय इसके कि बिना सांस लिए 10 मिनट तक, है ना, आप जो है एक मोनोलॉग कर दे, उससे दर्शक उससे ऊब जाता है। प्रतीक जी, और एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आपको आई एग्री सर, आई एग्री, एक सेकंड, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रदीप जी एक सेकंड, अब आपने जितनी संवेदनशील आज आपने विषय उठाया है, और उनके परिवार के नहीं तो उनके आस पड़ोस के लोग तो चांदनी चौक में देख रहे होंगे, यहाँ आकर के मैं नसें फुला करके 10 मिनट बिना सांस लिए राजनीतिक हमले शुरू कर दूं, उन लोगों के दिल में क्या गुजर रही होगी जिनके परिवार के लोग चले गए। या तो इतना गंभीर चर्चा पे हमको कर विषय नहीं उठाना चाहिए, विषय उठाए तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मैंने कहा इंसानियत का तकाजा है, राजनीतिक हमने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी 100% परफेक्ट है, कोई राजनीतिक दल परफेक्ट नहीं होता, हमसे हो सकता है गलतियां हो रही है, लेकिन इस ऐसे समय जब कोरोना वायरस का हमला है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकारों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनको भी कोशिश कर रहे हैं, तमाम राज्य सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं, जो नहीं कर रही उनके साथ हम मिल रहे हैं। यही करना है हमको, मिल करके इंसानियत को आगे रख करके कोरोना वायरस को हराना होगा। जिनको बीजेपी को हराना, वो चुनाव का इंतजाम करें, सब मिलकर पहले कोरोना वायरस को हरा दें। मैं बोलूं प्रतीक जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग मिलकर पहले कोरोना हटाएं, उसके बाद करेंगे। देखिए अनुराग मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अजय को मैंने बोला था बोलने के लिए, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस बोलेंगे तो मैं माफी के साथ काटना पड़ेगा। आप बोल लीजिए, मैं आपको दे देता हूं वक्त, लेकिन फिर मैं अजय को दूंगा। अनुराग जी बहुत वेरी शॉर्ट, क्योंकि अभिषेक को भी बोलना है और एलजेपी के जी। मैं तनेजा जी के बाद एक बात से सहमत हूं कि बाकी ये तकलीफ के समय है, मैं मानता हूं जब से कोरोना काल आया तब से तकलीफ का समय है, और हम सरकार के साथ खड़े, हर डिसीजन में सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम हमेशा ये बात कहते हैं कि कोरोना के पहले भी तो ये हालत थी, तब तो कोरोना नहीं था, अब कोरोना है तो हम आपके साथ खड़े। आपने बोला कि हमने इतने लाख अकाउंट खुलवा दिए, अरे अकाउंट खुलवा दिए, पैसे कहाँ हैं? बात पैसे की है ना। आप कहते हो मैंने शौचालय दे दिए, आप कहते हो मैंने गैस दे दिए, अब शौचालय गैस से तो पेट नहीं भरेगा ना, उसके लिए तो रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए तो रोटी कहीं से आएगी ना, नौकरी देनी पड़ेगी, तभी तो गैस में खाना पकेगा। मेरे पास आटा ही नहीं होगा, गैस का रख के करेंगे क्या? तो शौचालय गैस अनुराग कभी-कभी इकोनॉमी, अनुराग कभी-कभी इकोनॉमी में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। अनुराग कभी कोई बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कुछ इकोनॉमी को समझने के लिए, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। नहीं मैं मानता हूँ कि भाई कोरोना काल में परेशान है, पूरा देश परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। मैं आपके पास सहमत हूँ, और हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे सरकार के साथ खड़े हैं। जब सरकार ने जैसा लेकिन मैं जानना चाहता हूँ चर्चाएं तो होती रहनी चाहिए ना, रोजगार पे बात तो हो, महंगाई पे बात तो चले जा रहे हैं लोग। अजय बोले तनेजा जी प्लीज रिस्पॉन्ड, तनेजा जी प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए, तनेजा जी प्लीज रिस्पॉन्ड। आपको अजय आ रहा हूं मैं, अरे अजय जी प्लीज अर्थव्यवस्था जो होती है प्रतीक जी, अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर विषय होता है। अर्थव्यवस्था को जो हम राजनीतिक चश्मे से खाली देखते हैं, नतीजा गलत निकलते हैं। भारत के अंदर रिकॉर्ड कृषि का उत्पादन हुआ है, किसकी नीतियों की वजह से हुआ? अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा तो रिकॉर्ड उत्पादन कहां से हो रहा है? जमीन बढ़ गई, दूसरी जमीन बढ़ गई क्या? जमीन बढ़ गई। आप चीख चिल्लाहट के बादशाह मैं नहीं हूँ सर, मैं चीख चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जमीन उतनी मैं अपनी बात आप मुझे बोलने तो दीजिए। अंदर से दर्द निकलता है तो मैं बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या और हक नहीं बोलने का? हम एज ए राजनीतिक नहीं बोलते, हम बोलते हैं एज ए हिंदुस्तानी को दर्द क्या। प्रवक्ता भी मौजूद हैं, अजय कुमार आम आदमी पार्टी अजय कुमार प्लीज मेक योर पॉइंट। अजय कुमार प्लीज मेक योर पॉइंट। या चिंता की विषय है, और तनेजा जी भी मानेंगे, या तो प्रधानमंत्री जी के तरफ से या इस सरकार के जो है सबसे वरिष्ठ नेतागण से एक भी जो टिप्पणी नहीं आई है बेरोजगारी के बारे में, और आंकड़े तनेजा जी दे रहे हैं कि ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, लेकिन अगर सब चीज बढ़ गया तो इसका मतलब है कि ये विश्वास में इस सरकार को ये गलतफहमी है कि स्थिति अच्छी है, क्योंकि बेरोजगारी जो है बहुत ही इस देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है, ये तो तनेजा जी भी मानेंगे। और जीडीपी जो है 9% से लेकर 15% जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं और सिकुड़ रही है।
तो अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से लेकर के इस सरकार के सबसे शीर्ष नेतृत्व, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसी ने एक भी ट्वीट किया है क्या बेरोजगारी पर? किसी ने एक मीटिंग भी बेरोजगारी में बुलाया है? आप बताइएगा कि बेरोजगारी कोई प्रायोरिटी है या जिस तरह से अर्थव्यवस्था, क्योंकि रोज तो कोई ना कोई जो शो चला देते हैं टीवी चैनल में, सुशांत सिंह राजपूत जी सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गया है। तो इस देश में अगर बेरोजगारी पर कोई तरह का चर्चा नहीं है, नेतृत्व चर्चा नहीं करेगा, आंकड़े सरकार बोलेंगे कि भाई साहब आपको खुश होना चाहिए कि आंकड़े बहुत अच्छे हैं। और तीसरी बात है कि अगर आंकड़े अच्छे हैं तो खराब आंकड़े भी सुन लीजिएगा कि बैंक के फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, उद्योगपति लोग पैसे लेकर और भाग गए हैं। तो अर्थव्यवस्था जिस तरह से बेरोजगारी, एमएसएमई बंद हो रही है, ये सच्चाई है। कहीं पर भी नौकरी नहीं हो। अगर प्रतीक जी, तनेजा जी हो या कोई भी इस देश में अगर ट्विटर या टीवी में आकर बोले कि बेरोजगारी नहीं है, मध्य वर्ग खत्म हो गया, गरीब लोग खत्म हो गया है, असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया है, और जो स्थिति जो गांव में है, क्रय शक्ति खत्म हो गया है, और कोई नेतृत्व उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आपने किसी भी जो है यहाँ के जो है गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कोई भी किसी का बेरोजगारी पर कोई टिप्पणी है क्या? बस सब ठीक है, नौकरी चल रही है। तो मनरेगा कैसे बढ़ रहा है इतना? तो फिर मनरेगा का ऐतिहासिक स्तर पर कैसे पहुंच गया? अगर देश में सब कुशल मंगल है, दूध के लहरें बह रही है, अगर सब लोग कुशल मंगल हैं, तो फिर मनरेगा में जो ऐतिहासिक ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि ईएसडी भी जो है मजदूरी करने को तैयार है। मैं चाहूंगा वाजपेयी जी मैं चाहूंगा जवाब दे, लेकिन वाजपेयी जी आपने अजय आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अजय जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं चाहूंगा वो अजय जी ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हो सकता है ऑफकोर्स वाजपेयी जी आप ही जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अजय जी ने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जब स्थितियां खराब हो, मुझे मालूम है तनेजा जी इस बात पे जो बार बार कहते हैं कि स्थितियां पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसी हैं, और ये हम सब मान रहे हैं कि सरकार हर फ्रंट पे लड़ रही है, लेकिन यहां पर जो बात उन्होंने कही कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पे आके कम से कम कोई बोले तो। आप अगर वर्ड बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सहलाते हैं तो लगता है कि नहीं ठीक है, हमारे हमको कहीं ना कहीं आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया ना, पैकेज दिया तो मुझे लगा ठीक है भाई चीजें पटरी पर, लेकिन ट्रांसलेट कितना हो रहा है ये पता चले। जी वाजपेयी जी। अरे सुनिए ना प्रतीक जी, सुनिए, देखिए ये लब्बो लबाब इनकी बात का ये था कि कोई सरकार का आदमी बेरोजगारी पे बात नहीं करता है। ये देखिए बात ट्वीट करने से नहीं होगी, ये काम करना पड़ेगा जमीन पे उतर के, और ये सरकार काम कर रही है। देखिए लॉकडाउन के दौरान 27.1% आंकड़े थे बेरोजगारी, और जैसे ही अनलॉक हुआ उसके बाद जुलाई में 8.1% पे आ गया बेरोजगारी का आंकड़ा। तो ये कैसे कह रहे हो कि बेरोजगारी कम नहीं हो रही? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए 14 सेक्टर ऐसे हैं, रिकॉर्ड हमारे पास भी है, सुनिए ना हमारे को, 14 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ये इंडिकेशन आ रहा है कि इसमें बढ़त हो रही है। एग्रीकल्चर, सामानों का ट्रांसपोर्ट, रेल ढुलाई, बिजली की खपत, एफएमजीसी, ये इस तरह के में 14 के 14 इंडिकेटर आ रहे हैं। उसके बाद एक बात बताइए, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए जो बढ़ाए सरकार ने, पहले 60,000 करोड़ था, 40,000 हमने बढ़ाए। वो किसने बढ़ाए? कि प्रवासी मजदूर गए हैं गाँव में, तो हमको इस बात का था, हमने इसीलिए उसमें बढ़ा दिया, तो उनको सबको काम मिल रहा है। जब तक वो दोबारा से इंडस्ट्री में नहीं आते हैं तब तक उनके लिए हमने खाने का इंतजाम भी किया, पैसे का भी किया, मजदूरी का भी किया। तो मतलब ये कैसे कहोगे कि भाई हम प्रयास नहीं कर रहे? सरकारें क्या करेंगी? एक बात बताइए मुझे, सरकारें ये करेंगी कि ईमानदारी के साथ प्रयास करें, लोगों की जेब में पैसा डालें। जो हमने डाला, किसानों को 90,000 करोड़ रुपया दिया, रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपया दिया, विडो पेंशन को दिया, हमने किसानों को एडवांस में किस्त दी, हमने हर सेक्टर को, एमएसएमई को 3.5 लाख करोड़ दिया। तो क्या ये चीजें डिनाई है? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं, मैं अजय जी से पूछता हूँ कि जी मैं आता हूँ। अभिषेक ने नहीं बोला, अभिषेक बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, अभिषेक बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। प्रतीक जी मैं हैरान हूँ कि वाजपेयी जी और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये इतनी जानकारी टीवी चैनल्स पे देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और कोर्ट में इन्हीं के सरकार के वकील तुषार मेहता जी वो जवाब नहीं दे पाते। सुप्रीम कोर्ट में क्या टिप्पणी आती है और टीवी डिबेट में क्या टिप्पणी आती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो चाहूंगा तुषार मेहता जी को डिबेट पे भेज दो
और बीजेपी के प्रवक्ता तो सुप्रीम कोर्ट में भेजो। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट जो सरकार से पूछना चाह रही है कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे, उसका जवाब ये ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। आज इनको यही नहीं पता प्रवासी मजदूर क्यों प्रदेश गया, क्यों जगह छोड़ के गया, क्योंकि उसके पैसे नहीं थे। हजारों किलोमीटर पैदल वो क्यों चला? अगर उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था, उनको सब कुछ सुविधाएं मिल रही थी, तो क्यों पैदल जा रहा था? वहां भी सुप्रीम कोर्ट आया। आज तक इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब ही दे पाई। 1 सितंबर को नेक्स्ट डेट है मॉनिटोरियम को लेकर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने कितने मिडिल क्लास लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करा? एक का नाम बता दीजिए। और जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये केवल टीवी डिबेट के आंकड़े हैं, सच्चाई इससे बहुत ज्यादा अलग है। रोज देश भर के अंदर लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ये पहला सुसाइड नहीं है। कभी कोई घर में लटक रहा है, कभी कोई मजदूर मर रहा है। आप इनके लिए कर क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए। 20 लाख करोड़ के पैकेज में कितने डायरेक्ट पैसा लोगों के अकाउंट में गया, मुझे बताइए। अभिषेक सेक्टर वाइज आपको संवेदनशील, ठीक है बादशाह जी, आप जवाब दीजिएगा। तनेजा जी भी जवाब देने के लिए मौजूद है। तनेजा जी हाथ उठा रहे हैं। आप सेक्टर वाइज जवाब देना चाहते हैं? अफकोर्स अभिषेक ने सवाल पूछा। क्यों नहीं जवाब दे पाती? सुप्रीम कोर्ट क्या चुप्पी क्यों लग जाती है? मुझे जवाब दीजिए इस बात। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है अभिषेक, वेरी वेल अभिषेक, आपका सवाल दिया तनेजा जी और बादशाह जी जवाब देंगे। शांतनु मैं लौटता हूँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ। जी तनेजा जी आप जवाब दीजिएगा। जी स्वागत है। और आज बात जिस पर हो रही थी, एक कर्ज उसको ना चुका पाने पे 2 भाइयों ने आत्महत्या की और एक पूरा परिवार तबाह हो गया। चांदनी चौक का मसला 50-60 लाख रुपए उन्होंने लोन लिया था, कर्ज लिया था और वो नहीं चुका पा रहे थे, दबाव बढ़ता जा रहा था और लिहाजा उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये सवाल सिर्फ ये बात जो है परिवार की नहीं, इसके अलावा बहुत सारी परिस्थितियों पे आज बात करते हुए कोरोना के संकट ने कितनी स्थितियां भयावह की हैं, कैसे लड़ा जाए, कैसे लड़ने की स्थितियां बन रही हैं और आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हैं, इन तमाम सारे बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था मैं जवाब देना चाहता हूं कि क्या स्थितियां, और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने को लेकर अभिषेक कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल पूछा था। नरेंद्र तनेजा ने कहा कि मैं जवाब दूंगा। ऑफकोर्स राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। मैं आ रहा हूं शांतनु, आपके पास आ रहा हूं नरेंद्र तनेजा के बाद। ऑफकोर्स अभिषेक मैं आपके पास भी आऊंगा। जी तनेजा जी जवाब देना चाहते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट में नरेंद्र तनेजा। प्रतीक जी ये देखिए कि जितना जब से कोरोना वायरस का देश पे आक्रमण हुआ है, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और पब्लिक इंटरेक्शन देश भारत गणराज्य के वित्त मंत्री ने की है, निर्मला जी ने करी है। एक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी डेली, और जब भी आवश्यकता होती है उसकी बात करी जाती है, बताते हुए कि कौन कौन से कदम हम उठा रहे हैं एक सेक्टर को लेकर के। जैसे एक सेक्टर को लेकर के क्या कदम उठाए गए, कितना पैसा एलोकेट किया गया, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, हर चीज को। अगर उसको कोई ना सुने तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या सरकार को दोष देना उचित नहीं होगा। दूसरी बात, भारत एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और अजय कुमार जी तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आईपीएस में रह चुके हैं, है ना। इनको पता है कि अब जो हमारे यहाँ जो भी फिगर निकाली जाती है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, जो भी फिगर निकाले, वो टोटल सम होता है कि तमाम राज्यों ने क्या करा। अगर महाराष्ट्र जिसका जीडीपी $500 बिलियन है, महाराष्ट्र का जो जीडीपी अकेले महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र का। अगर आप इसका मतलब होगा कि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई महाराष्ट्र तो कुछ करा नहीं, नालायक है, पंजाब तो नालायक है, राजस्थान तो नालायक है, और अजय जी कह रहे हैं दिल्ली ने भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपको ये हो गया अगर भारत में कुछ भी नहीं हुआ है, इसका मतलब अपनी जो राज्य सरकारें हैं उनको आप जो ये कह रहे हैं उन्होंने, हम ऐसा नहीं कह रहे। मेरा मानना है कि उन्होंने किया है। मेरा मानना है दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। मेरा मानना है कैप्टन अमरिंदर सिंह संघर्ष कर रहे हैं। मेरा मानना है महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। तो देखिए, राजनीति करना या बिना सोचे समझे स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, इसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने हैं और अच्छी चीज को समझना है और यह मानना है कि देश फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ दिल्ली खाली केंद्र सरकार नहीं है, टोटल सम होता है राज्य सरकारों का। राज्य सरकारों की जो गतिविधियां, उनका टोटल सम ही भारत का सम होता है। यही यहाँ की हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद अगर जो कोई पॉइंट है तो बताइए, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कुछ नहीं होता। अभिषेक दत्त कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक दत्त मैं आ रहा हूँ, अनुराग आ रहा हूँ। अभिषेक दत्त कुछ बोला, मैं अनुराग आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभिषेक दत्त को बोलने दीजिए। अभिषेक दत्त कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, जब 2017 में जीएसटी काउंसिल ने जब जीएसटी इंप्लीमेंट करा था, उस समय उन्होंने रूल निकाला था अगले 5 साल तक लगातार, यानी कि 2022 तक
सभी सरकारों को जीएसटी दिया जाएगा प्रॉपर टाइम पे। अगर वो 14% से कम भी हो, ये पहली कंडीशन थी, तभी सरकारें मानी थी। अगर आज बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आज केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, यही कांग्रेस पार्टी कह रही है। और यही माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो भी ये कह रहे हैं कि आपको इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब जैसे शहर में 4400 करोड़ रुपए का जीएसटी का आपको देना होता है, जिसमें से 1800 करोड़ रुपए केवल सैलरीज के लिए जाते हैं। अगर ये पैसा आप स्टेट्स को नहीं देंगे तो आगे तनख्वाहें कैसे देंगी, कभी आपने सोचा इस बारे में? प्रतीक जी एक सेकंड, ये कोरोना काल, ये 2017 की बात है। क्लैरिफाई कर दीजिए, लगातार पैसे दे, एक बात की वजह नरेंद्र जी क्लैरिफाई कर दीजिए। आ रहा हो जाओ, अजय आ रहा हूं मैं। नरेंद्र जी क्लैरिफाई करिए, क्लैरिफाई। जो देखिए जीएसटी के जो फैसले होते हैं, जीएसटी के फैसले केंद्र सरकार नहीं लेते, मिल के लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनका ये पॉइंट जो है कि कुछ सरकारों के केंद्र पे जीएसटी का ड्यू है, ये बात बिल्कुल सच है। और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है, इस पर पूरा प्रयास हो रहा है, पूरा काम हो रहा है। जो सरकार का ड्यू बनता है, जो देना बिल्कुल दिया जाए। उसमें विलंब कई राज्यों की उसमें हुआ है, ये बात सच है। लेकिन ये इसको कहना, इसका उससे कहना कि भाई केंद्र राज्य सरकारें कोई काम नहीं करती, कांग्रेस की सरकार निकम्मी है पंजाब की। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कह रहा हूं, आपकी सरकार पंजाब में निकम्मी नहीं है, मैंने नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। आप पार्टी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। महाराष्ट्र में मैंने नहीं कहा वो निकम्मे है, राजस्थान में हमने कहा वो निकम्मे है। ये टोटल सम होता है, टोटल सम होता है, इसलिए उसको करना पड़ेगा। क्या कर रही है? परंतु मुझे एक सिंपल सवाल दीजिए, सिंपल जवाब दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब क्यों नहीं फाइल करते? जब सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछती है कि आप क्या सुझाव लेके आ रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको फाइल करते? आप क्यों उसको टालते रहते हैं? आरबीआई की आड़ आप देते हैं, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आप मुझे बताइए क्यों करते हैं आप ये लोग? अरे दुनिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी, और भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, जहां पे आपको जीरो मिलते हैं हमेशा। पब्लिक, देश की जनता जीरो देती है आपको। उसके कोर्ट में भी जवाब देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी देते हैं। टीवी पे भाषण देने के लिए लोकतंत्र में पब्लिक का कोर्ट सबसे बड़ा है, जहां आपको जीरो मिलता है, जीरो। कांग्रेस का मतलब जीरो, कांग्रेस का मतलब जीरो। सुप्रीम कोर्ट में भी देते हैं और पब्लिक कोर्ट में भी देते हैं। पब्लिक में भी देते हैं, पब्लिक के कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह जवाब देते हैं। जी अनुराग मैं एक साफ बात पूछना चाहता हूँ तनेजा जी से। आपने बड़े आसानी से बोला और बोला भी सही कि भाई जनता के कोर्ट में हम जाते हैं, जनता मुझे जवाब देती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता के कोर्ट में कितनी बार आपने बेरोजगारी और महंगाई पे ट्वीट किया है? चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, टीवी पे दिखा दीजिए। आपके बड़े नेताओं ने कितनी बार इसमें चिंता व्यक्त की है, अभी दिखा दीजिए। जनता के लिए तो करेंगे ना, जनता। ठीक है, आपका सवाल लिया, शांतनु जवाब देंगे, शांतनु जवाब देंगे। ठीक है, आपका सवाल ले लिया। अनुराग आपका सवाल ठीक है, सवाल ले लिया, शांतनु को बोलने दीजिए। प्रतीक जी अनुराग जी ये कहना चाह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है, बीजेपी जो पढ़ा देती है वो जनता पढ़ जाती है। मैं इनको यही दरखास्त करना चाहूंगा, ये मान्यता छोड़ दीजिए, जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब देखती है। अगर सड़क का आंकड़ा तो तनेजा जी बता रहे हैं, जनता को आंकड़ा भी नहीं चाहिए, जनता को तो सामने सड़क दिख रही है ना। तनेजा जी तो गैस का आंकड़ा दे रहे हैं, जनता को आंकड़ा नहीं चाहिए, वो तो गैस का चूल्हा अपने घर में देख रही है ना, टॉयलेट घर में देख रही है ना, सब्सिडी घर में देख रही है ना। तो जब वो वोट देती है तो जनता को बेवकूफ समझने की गलती मत करिए। आप खुद एक राजनेता हैं, मुलायम सिंह यादव को जाके कहिए, अखिलेश यादव को जाके कहिए, बहुत हो गया, आप बड़े परिवार से आते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ मत समझिए कि किसी पार्टी ने कुछ सिखा दिया और वो समझ गई। वो सबको देखती है, वो भाजपा को भी देखती है, वो सपा को भी देखती है, वो कांग्रेस को भी देखती है, और फिर देखती है काम किया। अजय मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुद्दे पे लौटना चाहता हूं। अजय मैं आपके पास आना चाहता हूं कि यह सवाल यह था कि चांदनी चौक में एक ही परिवार के दो भाइयों ने आत्महत्या की, उनके लिए न्याय, उनके लिए बात, और उन जैसे तमाम सारे लोग जो इस समय संकट में गुजर रहे हैं, उनके लिए कौन न्याय की बात करेगा? अजय, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, देखिए मुद्दे पे वापस पे लौटता। ये लगातार हमने कहा कि बिजनेस के चलते लोग ऋण ले रहे हैं और उसमें जो उनकी क्योंकि अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। लेकिन मैं एक ही टिप्पणी करूंगा इस शो से खत्म होने से पहले, जैसे वाजपेयी जी सब लोग बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, तो आज वित्त मंत्री ने कैसे बोल दिया कि 2,14,000 करोड़ की कमी हो गई है जीएसटी के कलेक्शन में? अगर सब चीज कुशल मंगल है तो आपके वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि जो 2,14,000 करोड़ की जो है कलेक्शन में कमी हो गई है। तो
जब अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गया है, और अगर आप उदाहरण देंगे कोरोना का, तो वियतनाम में भी जो है उसी तरह से अर्थव्यवस्था। जी वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करिए, वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करिए, वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करिए, वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए एक सेकंड, देखिए ये रिकॉर्ड की बात है कि सरकार ये, एक सेकंड सुनिए ना अजय जी, अब जवाब तो सुनो। अरे भाई सरकार ये नहीं कह रही है कि 100% सब चीज कुशल हो गई, बिल्कुल नहीं कह रही। ना प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, ना कोई मंत्री ये कह रहा है, ना सरकार कह रही है। हम ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से संकट से उभरने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयासों के नतीजे ये आए कि $74 बिलियन की एफडीआई है। इसको आप डिनाई करिए, इसको डिनाई करेंगे। 75,000 करोड़ रुपए गूगल इन्वेस्ट करेगा, इसको डिनाई करिए। दूध का उत्पादन बढ़ा है, इसको डिनाई करिए। किसानों का उत्पादन बढ़ा है, इसको डिनाई करिए। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैंक्शन किए। लेकिन इन तमाम सारे लोगों, इन तमाम सारे आंकड़ों के बीच में सच ये भी है कि दिल्ली के चांदी चौक में 2 भाइयों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज का बोझ और कर्ज वापस मांगने वालों का दबाव ज्यादा था। न्याय कैसे होगा, न्याय की बात कैसे होगी, यह भी एक सवाल है, और यह सवाल लगातार बना रहेगा। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।